हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोग ने जानते हो आप लोग कि हमने सोशल स्टडीज में सिविक्स स्टार्ट किया है और चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का संविधान। तो पिछले दो पार्ट में हमने ये जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज में जो प्रियम्बल है वो हमने जाना कि प्रियम्बल क्या है, और प्रियम्बल के एक एक वर्ड का मैंने मीनिंग बताया है कि उसका अर्थ क्या होता है, उसका हिंदी अर्थ और उसका हमारे लाइफ से कैसे वो रिलेटेड है वो वर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने डीपीएसपी पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, उसे हमारे संविधान में क्यों लाया गया, ये भी हमने बता दिया है आप लोग को। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड वो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें जानना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और इस संविधान में उसको रखा क्यों गया है। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल का मतलब होता है इसेंशियल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जो जरूरी हो, मतलब वो तो रहने चाहिए। और राइट्स का मतलब अधिकार, यानी जरूरी अधिकार जो एकदम मस्ट है, ये रहना ही है, हर एक सिटीजन को ये मिलना चाहिए। अब ये फंडामेंटल राइट्स लाया क्यों गया ये मैं समझाता हूं। ये तो हम लोग जाने फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स विच मस्ट हैव, दैट मस्ट हैव, जो रहना ही चाहिए, जो हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए। अब ये लाया क्यों गया, क्यों राइट्स को हमारे संविधान में लिखा गया है, मैं समझाता हूं आप लोगों को। क्योंकि हमारा कंट्री बहुत ही बड़ा है और उसका पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ सेक्शन धनी होगा यानी रिच होगा और कुछ सेक्शन पुअर होगा, यानी पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा गरीब है, कुछ हिस्सा अमीर है। डिफरेंट कास्ट में बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं यहाँ, जैसा कि वैदिक काल से ही हम लोग समझ रहे हैं, वेद से ही कि 4 सेक्शन में हमारा सोसाइटी बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जाहिर सी बात कि उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है, उसका छाप कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभी भी देखने को मिलता है, जिसके वजह से बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन यानी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, और ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, ये क्या, ये मैं समझाता हूं। माइनॉरिटी का मतलब होता है कम, जिसकी संख्या कम, और मेजॉरिटी का मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर सर्टेन राइट्स न लाया जाए तो जो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी को परेशान करेंगे। तो इसकी वजह से एक फंडामेंटल राइट्स लाया गया जो कि क्या मेजॉरिटी और क्या माइनॉरिटी दोनों को मिलेगा और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो। ये वजह रहा फंडामेंटल राइट्स को लाने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई ये राइट्स वायलेट कर रहा है तो उसे कानून को फेस करना होगा, लॉ को फेस करना होगा और जवाब देना होगा कि हाँ क्यों, आखिर क्यों किसी राइट्स को हम किसी के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो सारे सिटीजन चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, डिफरेंट जाति के हो, डिफरेंट धर्म के हो, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, ये पीसफुली एज अ फैमिली मेंबर एक परिवार जैसे रह सके, इसी की वजह से फंडामेंटल राइट लाया गया कि हाँ सबको ये अधिकार मिले कि हाँ वो रह सके, वो जी सके। अब कितने राइट्स हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ओरिजिनली मूल रूप से जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस समय 7 राइट्स थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट करके 1978 में, जिसका जिक्र हम नहीं करेंगे, आपके सिलेबस से वो बाहर है। तो अभी के लिए 6 राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और बारी बारी से 6 वो अधिकारों को हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वो राइट्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अभी के लिए 6 हैं, पहले 7 थे उसको एक को हटा दिया गया, अभी 6 हैं। और मैंने पूरे 6 फंडामेंटल राइट्स को लिख दिया है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो आज हम 2 या 3 राइट्स को पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो राइट्स क्या है और उसके डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और उसके मीनिंग को समझेंगे, और बाकी जो राइट्स रह गए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे। मैक्सिमम 3 राइट्स को आज समझेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
ये 3 राइट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आते हैं राइट टू इक्वलिटी क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट राइट मैंने बताया जो मिला हुआ है हर एक सिटीजन को, राइट टू इक्वलिटी। तो इक्वलिटी किससे बना है? इक्वल से, और इक्वल का मतलब होता है बराबर, समान। तो सारे सिटीजन जो है ना इंडिया के वो इक्वल है, समान है। किसके नजर में? कानून के नजर में, गवर्नमेंट के नजर में, और हमारे सोसाइटी के हर एक मेंबर के नजर में। अगर कोई किसी भी सिटीजन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा और इसको समान दृष्टि से नहीं देख रहा है तो वो गलत कर रहा है, और वो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा, ठीक है। तो पहला जो है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सारे जो नागरिक हैं इंडिया के इक्वल हैं, बराबर हैं, कोई उनमें डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं है। भेदभाव समझते आप लोग? यानी किसी को नीचा देखना, किसी को ऊंचा देखना, ये कोई नहीं कर सकता, चाहे हम लोअर कास्ट से बिलोंग करे या अपर कास्ट से बिलोंग करे, या फिर रीच हो या पुअर हो, मीन हो या मेन हो, कोई किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखेगा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यह है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सारे नागरिक बराबर हैं, समान हैं, कानून के नजर में, सरकार के नजर में, और लोगों के नजर में भी, हमारी सोसाइटी के हर एक लोगों के नजर में भी सब लोग इक्वल है। नो डिफरेंस शुड बी मेड बिटवीन मेन एंड वुमेन, आदमी और औरतों के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है कि हाँ ये औरत है तो इसको ये कर दिया जाएगा और ये आदमी है तो ये कर दिया जाएगा, नहीं, दोनों समान है, दोनों इक्वल है, चाहे वो नौकरी की बात हो या फिर घर की ही बात हो। रिच एंड पुअर, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोसाइटी में भी। और पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, और लोग जो डिफरेंट धर्म को फॉलो करते हैं तो उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, सिख्स हो, क्रिश्चियंस हो, सारे धर्मों के लोगों को समान रूप से देखा जाएगा, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और क्या है? कास्ट, जाति, डिफरेंट जाति के लोग हों, अलग अलग जाति के लोग हों, फिर भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा हमारी सोसाइटी में। और रीजन्स, चाहे वो JNK का हो, जम्मू एंड कश्मीर को हो या कन्याकुमारी का हो, या अरुणाचल प्रदेश का हो या गुजरात का हो, सारे इंडिया के ही सिटीजन हैं, और कोई भी राइट्स मिलेगा, कोई भी बेनिफिट मिलेगा तो सारे को मिलेगा, ना कि ये JNK का है तो उसको नहीं मिलेगा या गुजरात के है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सारे सिटीजन्स इक्वल हैं, और जो बेनिफिट मिलेगा सरकार की तरफ से या हमारी सोसाइटी ही जो हर एक फंक्शन हो या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फंक्शन हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा और ऊंचा नीचा नहीं देखा जाएगा। जो लास्ट पॉइंट मैंने लिया है अनटचेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग आप लोग समझिए। अनटचेबिलिटी, टच यानी टच करना। तो प्राचीन समय में पहले क्या होता था ना कि जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो सोसाइटी था 4 सेक्शन में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता था, बहुत ही गलत व्यवहार होता था। वो स्कैवेंजर्स होते थे, सफाई वाले होते थे, और वो सिटी में अगर इंटर कर गए तो यहाँ तक कि ये उल्लेख है कि हाँ उसको वॉश करना होता था, धोना होता था। तो इस तरह के व्यवहार किया जाता था, टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता था, और भी कहीं भी जैसे घाट हो गया या फिर और भी पब्लिक प्लेस जैसे हो गया, कोई भी पब्लिक प्लेस नहीं जाने दिया जाता था। भेदभाव बहुत ही होता था लोअर कास्ट के लोगों से। तो अनटचेबिलिटी का मतलब अप्रियता, यानी छुआछूत, इसको बैन किया गया, इसको एबोलिश किया गया। एबोलिश का मतलब होता है खत्म किया गया, समाप्त किया गया। अनटचेबिलिटी को, अप्रियता को, मतलब कोई भी छुआछूत को प्रैक्टिस न करेगा और ऐसा भेदभाव करेगा भी नहीं कि हाँ इसमें हम लोग इसके टच में, कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। ऐसा अगर कोई करता है तो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है और उसे कानून को फेस करना होगा। तो अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अप्रियता यानी छुआछूत। तो छुआछूत को बैन किया गया, एबोलिश किया गया, खत्म किया गया, और ये कानूनन अपराध है, जुर्म है ये ऐसा करना। अगर ऐसा कोई कर रहा है, किसी से भेदभाव कर रहा है, कॉन्टेक्ट में नहीं है, टच में नहीं है, या फिर पब्लिक प्लेस पे जाने नहीं दे रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है और ये वायलेशन है राइट टू इक्वलिटी। और इसका प्रैक्टिस करना भी फॉरबिडेन, यानी मना किया गया। फॉरबिड का मतलब मना करना, कुछ किसी चीज को रोकना।
तो हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया कि किस किस एस्पेक्ट में राइट टू इक्वलिटी एप्लीकेबल है हमारे डेली लाइफ से। अब नेक्स्ट जो है वो राइट टू फ्रीडम है, उस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो राइट है वो राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए हैं, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, हम स्वतंत्र भी हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये फ्रीडम किस किस मायने में ये लागू होगा ये हम समझाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच का मतलब आप लोग जानते हो कि भाषण होता है, जैसा कि कोई भी फंक्शन में आप लोग स्कूल में भाषण देते हो अपना मैटर तैयार करके, तो कोई आपको रोकता है क्या कि नहीं आपको अपने आप को व्यक्त करने नहीं दिया जाएगा, एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाएगा? कोई नहीं रोकता है। ये आपका राइट है कि अपने आप को एक्सप्रेस करें, जो हमारे माइंड में चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं वो पब्लिक प्लेस पे हम कह सकते हैं। जो हमारा व्यू है, जो हमारा ओपिनियन है, विचार है, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसका एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने में किसी दूसरे के अधिकार को न छीन लें। कहने का मतलब ये है कि किसी दूसरे के अगेंस्ट न बोले, ऐसा कुछ न बोल दें कि दूसरे के राइट्स दूसरे को बुरा लग जाए। अपने भाषा में समझे तो ये चीज कि दूसरे को ये हर्ट कर दे, वो आपकी बातों को बुरा मान जाए, या वो आपका बात हर्टफुल हो दूसरे के लिए। यानी कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के दौरान कोई ऐसा लाइन या वर्ड्स न बोल दें जो किसी और के राइट्स को छीन ले, किसी और के का अपमान कर दे। समझ रहे? ये कंडीशन है। पीसफुली अपनी बातों को कहें, क्रिटिसाइज करें, अपने विचारों को व्यक्त करें, चाहे उसका मीडियम कुछ भी हो, आर्ट हो, डांस हो, म्यूजिक हो या लिटरेचर हो, लिख के ही अपने बातों को रख रहे हैं। लेकिन वो लिखने के दौरान किसी के अगेंस्ट न बोले, किसी दूसरे को राइट्स को न वायलेट करें। ये कंडीशन है। वो हर्ट ना हो आपके बातों से। समझ रहे चीज को? ये कंडीशन है, ठीक है। तो लिटरेचर से, म्यूजिक से, सॉन्ग से, स्पीच से अपने आप को एक्सप्रेस करना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हम अपनी बातों को रख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, अनलेस समवन डज नॉट हर्टफुल टू योर वर्ड्स। आपके वर्ड से कोई हर्टफुल ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो या उसके अगेंस्ट ना हो। सेकेंड पॉइंट है मेरा प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स लाइफ एंड फ्रीडम। अब एक इंडिविजुअल का लाइफ और फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? जब तक से आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो लॉ के अगेंस्ट हो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये लॉ सारे सिटीजन पे बाइंडिंग होगा, अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी काम करते हैं तब आप पे प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा, दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा और आपको सजा दिया जाएगा। लेकिन जब तक वो आप काम वैसा कर नहीं रहे हैं तब तक आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, या कोई आपको आपके फ्रीडम को छीन नहीं सकता है, ले नहीं सकता है, स्नैच नहीं कर सकता है। मैंने क्या बताया कि जो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए कि ये सारे सिटीजन्स में बाइंडिंग है, अगर उसके अगेंस्ट आप कुछ काम नहीं करते हैं, उसके खिलाफ उस लॉ को ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक से किसी को ये अधिकार नहीं है कि आपको फ्रीडम को, लिबर्टी को स्नैच करे, छीने। तो ये मतलब है पर्सन्स लाइफ एंड फ्रीडम। आपको जीने का अधिकार है, आपके लाइफ को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, कोई उसको छीन नहीं सकता है, जब तक कि आप कोई गलत काम नहीं करते हैं, लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, कानून को तोड़ते नहीं हैं, तब तक आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये रहा फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अपने ओपिनियन, विचारों को रख सकते हैं, और जब तक आप किसी लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। तो ये 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब आते हैं नेक्स्ट राइट। तो तीसरा जो राइट है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा। इसको हम लोग समझते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन क्या है। एक्सप्लॉयटेशन का एग्जैक्ट हिंदी अगर आप कहीं और खोजिएगा या फिर मैं भी बता देता हूँ, शोषण होता है, शोषण, ठीक है। अब शोषण का मतलब समझिए अपने भाषा में, शोषण का मतलब क्या होगा, किस मायने में हम कहेंगे कि कोई किसी का शोषण हो रहा है। वो ये है कि कोई काम करने का आपका मन ना हो कि हम वो काम नहीं करेंगे, आपको जबरदस्ती फोर्स किया जाए कि न कीजिए, या फिर हम इतने पैसे पे ये काम नहीं
तो भी आपको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, ये हुआ शोषण। आपके विश के अगेंस्ट, आपके इच्छा के अगेंस्ट फोर्सफुली कुछ चीज करवाया जाए जबरदस्ती, वही हुआ शोषण। तो शोषण को अपने सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ लिए, ठीक है। कि शोषण कब बोलेंगे कि किसी के साथ शोषण हुआ, जबरदस्ती उसके विश के अगेंस्ट, उसके इच्छा के अगेंस्ट कुछ भी करवाना शोषण हुआ, जो कि ये वायलेशन है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको कानून को फेस करना होगा। तो अब हम पॉइंट समझते हैं। शोषण का मीनिंग बता दिया कि अनफेयरली, अन्यायपूर्वक, अनैतिकतापूर्वक, और अन्यायपूर्वक और अनैतिकतापूर्वक का मतलब वही हुआ कि फोर्सफुली, जबरदस्ती उसके मन के बिना वो काम करवाया गया। मेकिंग पीपल वर्क फॉर नो मनी, जैसा कि काम करवाया जाए और पैसा ना दिया जाए। वेरी लिटिल मनी, बहुत ही कम, मिनिमल अमाउंट, जो कि वो नहीं चाहता, उसका डिमांड ज्यादा है फिर भी उसे करना पड़ रहा है, ये हुआ शोषण, जो कि कंप्लीटली बैंड है। और ये हर एक सिटीजन का राइट्स है कि अगर किसी को शोषण हो रहा है उसका, कहीं भी पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस, कहीं भी नौकरी कर रहा हो या स्कूल में आ रहा हो और उसका शोषण हुआ तो इसको कोर्ट में इसको लेकर वो जा सकता है, और जो शोषण कर रहा है उसको कानून को फेस करना होगा और उसे पनिशमेंट भी मिलेगा। तो किसी को अनफेयरली ट्रीट नहीं करना है, किसी से जबरदस्ती काम नहीं लेना है, उसके इच्छा के अगेंस्ट या बहुत ही कम अमाउंट देकर। नेक्स्ट पॉइंट है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स टू बी एम्प्लॉयड। चाइल्ड यानी बच्चा, चाइल्ड से ही आपको मालूम चलता है कि बच्चा, जो बच्चा 14 साल से नीचे का एज है, जिसका 14 साल, आई सेड 14 ईयर्स ऑफ एज, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी 14 ईयर्स ऑफ एज से नीचे है, उसको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। और स्पेसिफिकली वैसे कार्यों को जो उसके हेल्थ पे असर करे। मैंने बोला कि स्पेशली उन कामों में ना लगाया जाए जो डेंजरस हो उसके हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके शरीर के लिए। यानी जिसको प्राइमरी एजुकेशन की जरूरत है, जिसको प्रारंभिक शिक्षा चाहिए, उसे हम काम पे लगा रहे हैं। ये नैतिक दृष्टि से हम भी देखें, या आप भी देखिएगा तो गलत है कि नहीं। कि आप लोग पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने ना दिया जाए, आपको काम पे लगाया जाए, तो आपके साथ तो अन्याय हो रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब अन्यायपूर्वक। आपको आना है स्कूल, आपको पढ़ना है, और स्कूल ना भेजकर, पढ़ने ना भेजकर आपको कहीं काम पे लगा दिया जाए तो आपके साथ अन्याय होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये होता है कि जबरदस्ती किसी से कुछ काम करवाना, अन्यायपूर्वक, अनीतिपूर्वक। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल से नीचे के जो भी बच्चे होंगे उनको काम पे ना लगाया जाए, और स्पेशली वो काम जो उसके हेल्थ के लिए डेंजरस हो, स्वास्थ्य के लिए डेंजरस हो, खतरनाक हो। तो हमने डिस्कस कर लिया 3 राइट, आज 3 राइट्स डिस्कस किए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि शोषण के खिलाफ जो राइट है, इसको लेके हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, और जो शोषण कर रहा है उसे कानून को फेस करना है। तो 3 राइट्स हमने डिस्कस कर लिया, बाकी बचा 3, वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसी पे बेस्ड मैं कुछ होमवर्क दूंगा, उसको आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के पोस्ट करेंगे, और वहां जो भी एरर होगा बताया जाएगा। तो आशा करता हूं कि मैंने ये तीनों राइट्स या पीछे भी जितने भी पार्ट आए हैं, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, उसको अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी ना समझ में आए, किसी ऐसा भी वर्ड्स अगर मिस आउट कर गए हम लोग बुक से, जिसका हिंदी न बताया गया हो, तो आप लोग उस वर्ड को व्हाट्सएप ग्रुप में लाइएगा, भेजिएगा, उसका हिंदी बताया जाएगा, उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो जब हम लोग इंटरैक्ट होंगे लॉकडाउन टूटने के बाद, उस समय अगेन इस चीज को डिस्कस कर लिया जाएगा। तो मैं कुछ होमवर्क दूंगा जो इसी लेक्चर के बेस्ड होगा, उसको आप लोग को करना है। तो मैंने कुछ होमवर्क दिया है जिसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम। मैंने दोनों को अच्छे से समझाया था कि इक्वलिटी का मतलब समानता होता है, फ्रीडम का मतलब आजादी, स्वतंत्रता। अब वो किन किन मायने में आजादी मिला हुआ है, किन किन मायने में इक्वलिटी मिला हुआ है, समानता मिला हुआ है, उसी को आप लोगों को लिखना है कि लाइफ के किस किस एस्पेक्ट में हमें समानता मिला हुआ है और किस किस एस्पेक्ट में स्वतंत्रता मिला हुआ है। उसको आप लोग लिखिएगा पॉइंट वाइज करके भी या लाइन में। और सेकेंड है, राइट ऑल फंडामेंटल राइट्स। सारे फंडामेंटल राइट को लिस्ट आउट करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा 2 क्वेश्चन, जो कि इसी लेक्चर पे कंप्लीटली बेस्ड है। और आज के लिए बस इतना ही।